तो सर गुजरात में आपकी पोस्टिंग रही, क्या क्या आपने गुजरात में रह के सीखा? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में सामने से कैसे डील करना है पब्लिक को, गोली चलानी है, लाठी चलानी है या टीयर गैस छोड़नी है, वो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने का, ये सब सीखा। गुजरात इज अ गुड लर्निंग ग्राउंड। I handled that Lalu Prasad Yadav's case. Water scam. We interrogated him. Document-based investigation था। तो एक एक केस में एक एक ट्रक लोड डॉक्यूमेंट्स हम लोग ने सीज किया था। मेरा जो ऑफिस था कन्वर्टेड इनटू अ प्रिंटिंग प्रेस। एक एक केस में ट्रक लोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स वर सीज्ड। बहुत बड़ा केस था। सीएम के साथ और भी मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिसर्स थे। कन्विक्शन तो 36 years ऑफ कन्विक्शन। इंडियन हिस्ट्री में ऐसा किसी पॉलिटिशियन को कन्विक्शन। सर अहमदाबाद ब्लास्ट केस में तो टेररिस्ट्स उस समय फर्स्ट टाइम वी कुड एक्सपोज द और डिटेक्ट द मॉड्यूल ऑफ इंडियन मुजाहिदीन। इस आसाराम बापू नारायण सिंह के सही आसाराम यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम जो कि जेल के अंदर है, आसाराम बापू को लेकर जा रही है। के इन्वेस्टिगेशन में वन गर्ल वेरी यंग 21 शी वाज फिगरिंग एज एन अक्यूज्ड, तो उसको अरेस्ट किया। तो इंटरोगेशन के टाइम में उसने बोला कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एंड उसका रोल बड़ा पेरिफेरल था, ऐसा नहीं था। शी वाज ग्रांटेड बेल। व्हेन आई केम टू सीबीआई इन 2016 I got a call from the DCP कि सर वो लड़की आपसे मिलना चाहती है। क्या हो गया? सर शी हैज़ बिकम एन IFS ऑफिसर। बोली आपने अगर उस समय डिसीजन नहीं लिया होता आई वुड नॉट हैव बिकम द IFS ऑफिसर। आईपीएस तो बहुत होते हैं, लेकिन एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर से अगर हम मिलें जिन्होंने बिहार का फॉर्डर स्कैम पकड़ा हो, इंडियन मुजाहिदीन के टेररिस्ट के हैंडल्स को डीकोड किया हो, जिन्होंने गोधरा केस के बारे में इन्वेस्टिगेट किया हो और न जाने कितने बड़े बड़े केसेस उन्होंने हैंडल किए हों, एंड येट ही मेंटेन्ड हिज इंटेग्रिटी, येट ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन। सो आज हमारे साथ हैं राकेश अस्थाना सर, 1984 बैच आईपीएस ऑफिसर, गुजरात काडर। वेलकम राकेश अस्थाना सर। तो सर सबसे पहले, क्या आप हमेशा से आईपीएस बनना चाहते थे? फोकस तो शुरू से था, बचपन से था, बट IPS ही बनना ये फोकस नहीं था। सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना नेचुरली उस समय, अभी भी IAS टॉप पे है, तो फर्स्ट थिंकिंग वाज कि IAS बने। बट मेरा थोड़ा बचपन से ही शौक टुवर्ड्स एडवेंचर और थोड़ा इसमें मिस्ट्री सॉल्विंग में रहा। आई यूज्ड टू रीड लॉट ऑफ थ्रिलर्स and all stuff. That is why police was definitely an attraction for me. सर जैसे आपका आईपीएस एग्जाम क्लियर हुआ, यू गॉट इनटू आईपीएस, है ना? तो पहला इंस्टिंक्ट क्या था कि कैसा ऑफिसर बनना है? ऐसी कोई इमेज थी क्या? जैसे आजकल के जो यंगस्टर्स होते हैं वो एक दबंग वाली इमेज लेके चलते हैं, कभी ऐसी फीलिंग आई सर? मतलब वो चश्मा ऐसे ना प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट बनना है। And उस समय 84 में, इफ यू रिमेंबर, मिस्टर रिबेरो वाज द पीक KPS गिल, so they were definitely द आइडियल्स। yes. वेरी ट्रू। तो सर गुजरात में आपकी पोस्टिंग रही, क्या क्या आपने गुजरात में रह के सीखा? फील्ड पुलिसिंग बहुत ज़रूरी है अच्छा पुलिस ऑफिसर बनने के लिए। इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे हैंडल करना है, वो फील्ड पुलिसिंग जब तक खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक नहीं आती है। IPS ऑफिसर्स के साथ दिक्कत ये है ना कि जब आप ऑफिसर बन गए और वर्दी पहन ली, रैंक लगा ली, फिर लगता है कि बहुत बड़े ऑफिसर बन गए,
दूसरे लोग काम कर देंगे, तो वैसे पुलिसिंग नहीं होती है। यू हैव टू लर्न पुलिस स्टेशन में कैसे काम होता है, फील्ड में कैसे टैकल कर सकते हैं लोगों को, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में सामने से कैसे डील करना है पब्लिक को, गोली चलानी है, लाठी चलानी है या टीयर गैस छोड़नी है, वो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने का तभी आ सकता है जब तक आप पर्सनली चीज़ों को हैंडल नहीं कर रहा। वो फील्ड पोस्टिंग्स में वो सब चीज़ें सीखनी चाहिए, तो ये सब सीखा। गुजरात इज़ अ गुड लर्निंग ग्राउंड फॉर मी। हाँ, सब गुजरात से बिलोंग करते हैं या नहीं, आई डोंट बिलोंग टू गुजरात। गुजरात वाज माय कर्म भूमि। जन्मभूमि कहाँ थी आपकी? आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन रांची। रांची के पास एक जगह है नेत्रहाट करके। माय फादर वाज अ टीचर देयर, तो स्कूलिंग वहीं की। नेत्रहाट इज अ वेरी फेमस रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल, वाह, which has a combination of English public school and Gurukul. ये 54 में बना था, and then my father joined the school in 56. I was born and brought up there, studied there. studied there, but he belonged to Agra. I had my college education in Agra, क्योंकि उस समय बिहार में वो जेपी आंदोलन की वजह से सेशंस वर वेरी लेट। Oh, I didn't want to lose, वो फोकस की बात कर रहा था मैं। I didn't want to lose even a single year. तो कॉलेज से स्टार्ट कर दिया था आपने प्रिपरेशन? स्कूल से ही। स्कूल से? स्कूल में नेचुरली वो ग्राउंडिंग तो स्कूल में ही होती है। हाँ, सो जैसे ये जनरल स्टडीज होती है ना, हाँ, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन के बाद पढ़ के आप सब कुछ जान जाएं। उसके लिए स्कूल से ही अगर इफ़ यू आर अवेयर कि अपने सब्जेक्ट्स के अलावा दुनिया में क्या हो रहा है, वो फिर आगे आके आसानी रहती है। वेरी ट्रू, Yes. वेरी ट्रू। तो सर ऐसी वाली सिचुएशन हुई कोई जहाँ पे आपको क्राइसिस सिचुएशन फील्ड पे लगी हो, आपको लगा हो कि कभी के डर लगा हो किसी सिचुएशन से? ऐसा होता है ना कि लोग आ गए बहुत सारे, तो आपको लगा हो कि कैसे होगा? नहीं, कभी नहीं। वो डरने की जरूरत, आप नहीं तो डर तो यू आर नॉट अ गुड पुलिस ऑफिसर। अब तो आपने वो भी सुना हो ना, जो डर गया सो मर गया। वो नहीं है। वंस यू आर इन दिस एक्शन यू डोंट फील एनीथिंग एल्स। मैंने तो बहुत सी सिचुएशन हैंडल की है, जैसे मॉब फ्रेंजी, और उसमें आप अकेले हैं या आपके साथ 2-4 लोग हैं। तो क्या Still- करते हैं सर उस समय पे? क्योंकि हमारे ना केस स्टडी भी आती है एथिक्स में, कि वहाँ पे वो बताते हैं कि आप हैं, आपके साथ आपके पास 2-3 लोग ही हैं, है ना, आपको मॉब ने घेर लिया, अब आप क्या करोगे? एक उसमें ऑप्शंस देते हैं कि क्या आप उन्हीं में से किसी एक राइटर को जीप के आगे बांध के ले जाओगे बचने के लिए, या क्या करोगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता है, बट व्हेन यू आर इन द मॉब एंड यू आर हैंडलिंग द मॉब, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। थोड़ा भी वेवरिंग होगा तो आपके साथ की जो फोर्स है वो भाग जाएगी। हाँ, एंड कई दफे होता है कि यू गो विद द फोर्स, बाय द टाइम यू रीच यू विल फाइंड ओनली 2-3 पीपल विद यू, बाकी पीछे रह जाता है। जानबूझ के रहते होंगे, डर के मारे रहते होंगे, बट होता है खास करके कम्युनल राइट की सिचुएशन। डर जाते होंगे। डरते हैं या फिर दे डोंट वांट टू फेस। हाँ। बाद में सर होता है उनके साथ कुछ? एक्शन तो लेना पड़ता है ना। हाँ, ऐसे कैसे छोड़ के भाग गए? डिसिप्लिन इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। Very true. Sir, yes, these people also have lot of questions. दे आर ऑल फ्रॉम द फैकल्टी। Yes. पूछिए, फील फ्री। सर, जब आपकी पोस्टिंग थी झारखंड में, आपने ब्राइब लेते पकड़ा था डीजीएमएस को, और वो बहुत मेरे ख्याल से उस समय का अपने आप में यूनिक केस था, क्योंकि ऐसा डीजी लेवल तक में कभी नहीं हुआ था। तो आपके सामने तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई होंगी, ऊपर से प्रेशर्स आए होंगे, क्योंकि डीजी, तो आपने उसे कैसे हैंडल किया?
ब्राइब लेते हुए पकड़ने से पहले ग्राउंड वर्क खूब करना पड़ता है ना। सपोज करो कोई ब्राइब मांग रहा है, तो जो कंप्लेनेंट है वो आता है आपके पास, तो यू वर्क फॉर इट, यू वेरीफाई वेदर ही इज टेलिंग द ट्रूथ और नॉट। उसको करने के बाद देन सिंस DGMS, डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी, इज नंबर एडिशनल सेक्रेटरी रैंक, बहुत हाँ ओनली वन इन द एंटायर कंट्री। वही धनबाद में, दैट इज द डायरेक्टरेट इज देयर। माइन खोलनी है, बंद करनी है, उसका सर्टिफिकेशन वो देता है, माय गुडनेस एनी माइन। तो ही इज वेरी पावरफुल। वेरी पावरफुल माइन खोलने का, बंद करने का, ऑब्जेक्शन लगाने का, ही इज टू चार्ज ब्राइब। तो इस केस में ही वाज डिमांडिंग मनी फ्रॉम अनदर गवर्नमेंट कंपनी इसको की माइंस थी, हाँ इंडियन स्टील कंपनी उस समय was so that CMD came to me. हम्म, Maka, don't give money, you will lay a trap. हाँ We worked on it. I personally handled it. I was SP उस समय, तब एज भी बहुत एसपी कम। लेवल पे सर आपने इतना बड़ा केस हाँ हाँ, I was SP 95 की बात, 1995। We caught him. उसके ऑफिस में तलाशी ली तो बहुत पैसे मिले। सर वो जो ऐसे रंग वाले वो रंग वाला तो खैर किया ही, बट ऑफिस में तलाशी किया तो और भी पैसे मिले। और भी मिले तो ही वॉज अ करप्ट ऑफिसर। अब तो सजा भी हो गई शायद, ही इज नो मोर। सर हिम्मत तो लगी होगी एक बार कि कहीं ऐसा ना हो, मतलब क्योंकि जनरली जो यंग ऑफिसर्स होते हैं ना, कई बार वो आते हैं बात करने, कभी कुछ कंसर्न्स होते हैं, तो अक्सर यही होता है कि ये एक्शन ले तो लें, लेकिन इसके बाद अगर हमारे ऊपर कुछ हुआ या नहीं तो क्या होगा जो वो सोचता ना, फिर वो कर नहीं पाता। करना, अब जो गलत है, छोटा बड़ा जो भी हो। बट आई हैड अरेस्टेड द सिटिंग चीफ मिनिस्टर, तो उसमें ये तो कुछ नहीं है। सर वो वाली कहानी बता दीजिए सर I handled that Lalu Prasad Yadav's case, fodder scam का। फॉर्डर स्कैम सर उसकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब सबको वो तो I was पता in है the CBI, but हाँ। CBI डायरेक्टली कोई केस लेते नहीं, रेफर होता है हाँ। केस। दिस केस वाज रेफर्ड फ्रॉम द कोर्ट, हाई कोर्ट ने रेफर किया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया। दैट इज हाउ वी रजिस्टर्ड द केसेस। नहीं सर केस आया और उसके साथ कुछ सारे एविडेंस आए होंगे, वो तो कलेक्ट करने पड़ता है, साथ में नहीं आता है कुछ, बट वी हैव कलेक्ट करने पड़े। तो आपको कब शक हुआ कि मामला गड़बड़ है? ये जो फॉर्डर स्कैम वाले केसेस में तो PIL फाइल हुई थी, everything was there on court's petition, and we knew right from the beginning कि जब तक पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक इतना बड़ा स्कैम नहीं हो सकता है। बट उसको आपको डॉक्यूमेंट से और एविडेंस से कनेक्ट करना, कोर्ट में प्रूव करना, इट्स अ टीडियस टास्क। जस्ट ऐसे ही पकड़ नहीं लेते, वी हैव टू बी वेरी मेटिकुलस। तो पहले एविडेंस गैदर किया, नीचे से ऊपर बढ़ा जाता है ना। तो उनका टाइम आया, देन वी इंटरोगेटेड हिम, उनको एग्जामिन किया, उनके तलाशी हुई, चार्जशीट हुआ, वो सब किया। So at that time also I was only an SP. SP लेवल पे ही। वाओ। तो वो with the passage of time you gain confidence. हाँ। Plus individual जो है वो तो ठीक है, but the position which you are holding, you are representing something, ना? You're representing government of India. So confidence नहीं होगा, then you cannot do it. It's very, अगर ये दिमाग में आ गया कि साहब मैं हम करेंगे, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा, तो नहीं कर सकते। has to be very focused. ऐसा कहते हैं कि उस वाले स्कैम में बहुत पर्चियां मिलानी पड़ी, फॉर्डर स्कैम में। डॉक्यूमेंट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन था,
तो एक एक केस में एक एक ट्रक लोड डॉक्यूमेंट्स हम लोग ने सीज किया था। तो ट्रक लोड। हाँ 64 केसेस वर देयर। तो मेरा जो ऑफिस था, आई वाज इन धनबाद, वी कन्वर्टेड इनटू अ प्रिंटिंग प्रेस बिकॉज केस चार्जशीट होने के बाद उसकी कॉपी सर्व करनी पड़ती है ना हाँ टू द एक्यूज्ड। हाँ। तो उसको जीरोक्स करो, कॉपी बनाओ, दो। तो एक एक केस में ट्रक लोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स वर सीज्ड। बड़ा बहुत बड़ा केस था वो, इट वाज नॉट अ स्मॉल केस। सर सपोर्ट मिला था, मतलब सारा पैराफर्नेलिया लोगों को वो तो जैसे। करना पड़ेगा ना, वो तो सीबीआई में तो नेचुरली सपोर्ट मिला, फिर गवर्नमेंट से भी सपोर्ट लेना पड़ता है लॉजिस्टिक्स के लिए, वो सब हुआ। Oh, it was, you are from Bihar. Yes. He must be knowing about it. सर फर्डर स्कैम तो हमें भी पता है, इंट्रिकेसीज नहीं पता उतनी। 64 केसेस भी रजिस्टर्ड, जिसमें सीएम के साथ और भी मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिसर्स थे। 6-7 केसेस में ही वॉज चार्जशीटेड। उसमें से अभी तक 5 में सज़ा हुई है, 31 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। और सभी मतलब किसी में 7, किसी में 6, किसी में 5। तो वो कॉन्करेंटली रन नहीं करेगा, कॉन्सिक्वेंटली रन करेगा। इट रन्स अप टू, अब तो 36 हो गया, 31 तक मैंने काउंट किया था। नाउ देयर इज अनदर कन्विक्शन, तो 36 इयर्स ऑफ कन्विक्शन। इंडियन हिस्ट्री में ऐसा किसी पॉलिटिशियन को कन्विक्शन नहीं हुआ। क्या एविडेंस, मतलब कितना सॉलिड होगा। एविडेंस तो कर रहा, वी हाँ। डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इसमें कोई शक नहीं। सर ये इंस्टिंक्ट से आता है क्या, मतलब जैसे माय फादर इन लॉ वाज आल्सो इन पुलिस, और बहुत सारे मैं पुलिस वालों को देखती हूँ कि उनकी क्वेश्चनिंग इन्वेस्टिगेटिव हो जाती है, वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, ऐसा भी, ऐसा एक वो आता है क्या? एक्सपीरियंस से आता है। अब जैसे इफ यू आर अ टीचर तो एक्सपीरियंस से आपको पता चल जाता है ना क्या पढ़ाना नहीं हाँ। पढ़ाना। वैसे ही पुलिस ऑफिसर है, उसको एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कि आदमी सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है या छुपा रहा है। दैट इंस्टिंक्ट इज देयर डेफिनेटली, बट इट इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस। इट्स नॉट कि एनीबॉडी कैन डू इट, इट हैज टू बी मेटिकुलस, एंड साइंस भी है और आर्ट भी है। लर्न करना पड़ता है, यू हैव टू बिकम दैट। सर घर वाले परेशान तो नहीं होते थे कि घर पे भी इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई? घर में हैरेसमेंट, मतलब लाइफ ऐसी होती है ना जिसमें यू आर अनेबल टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली, हाँ। दैट हैरेसमेंट इज देयर। प्लस थ्रेट तो रहता ही है बच्चों पे या फैमिली पे। कभी घर वालों ने कहा हो कि छोड़ दो ये सब है ना, जो तुम बड़े बड़े लोगों को पकड़ते हो? कोई नहीं बोलता है। ओके, यस मनीषा। Hello, sir. Sir, आपने almost you have worked in all the streams of law and order. So, do you think there is anything else like we have to address a bit louder? Because like corruption तो अभी सबके पता है, और there are some वो women assaults, जो भी वो issues आ रहे हैं society पे, so most of the things have been addressed. But is there any other issues that have to be addressed loud? वो छोटी छोटी हैं लेकिन इसका impact बड़ा है, so वो I'll tell you, I have been police commissioner in 3 places, so I know the policing at the ground level. You will not believe 90% of cases are street crimes. Like if you're going on the street, somebody is teasing, molestation, chain snatching, bag snatching, mobile snatching, small scuffles, road rages. So 90% cases are this type ones, which affect common man. पुलिस के पास टाइम नहीं है इसके लिए. They pay attention to the big cases or बंदोबस्त duties or anything else. I always used to tell कि this is the segment where if you do the justice, the satisfaction level will go up and policing will be more effective. और वैसे भी इफ़ यू सी किसी भी जगह जहाँ पे प्रॉब्लम होती है
चाहे फॉर एग्जांपल आर्सन हो या राइटिंग हो, these small time criminals, they are used by the people to set shops on fire or stone pelting or something like that. आम आदमी, if you ask, I ask you to pelt stone, you will not. But if I ask anti-social element, he will do it or she will do it. So if as a police officer you control these people, then there will be a longer peace in the society. और जो बड़े क्राइम भी होते हैं, मर्डर्स वगैरह, वो ऐसे ही टाइप के लोग करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इधर ड्रग्स और दिस लिकर व्हाटएवर. मोस्ट ऑफ द क्राइम्स व्हिच आर कमिटेड, से होमिसाइड है या रॉबरी है या डिकॉइटी है, दे टेक सम सॉर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन बिफोर कमिटिंग द क्राइम. So if you control the supply of drugs or supply of alcohol, that also in turn helps in maintaining the law. It's a big, very big task, big ask for a policeman, because they don't want to pay more attention to these small things. But this is the fact, and one should pay attention more on such things than on solving High the big profile. cases. Yeah, very true, very true. मुस्कान. यस सर. सर गुड आफ्टरनून. आई होप यू सर लाइक आपको यहाँ पर कुछ अच्छा लग रहा होगा यहाँ पर आकर. सर मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि आपने इतने सारे चैलेंजिंग केसेस हैंडल करे हैं, राइट सर. उसके बाद आप कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर केस है जिसने आपके मेंटल हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट किया हो? काफ़ी केस. नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर केस है जिसने बहुत ज़्यादा बाकी केसेस से ज़्यादा उसने इम्पैक्ट किया हो? काफ़ी केसेस, बट कम ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ, बट सम केसेस आई कुड नॉट सॉल्व, so that impacted. I remember my first district was Jamnagar. A small child was kidnapped, and later on we found, small child means 7-8 साल का बच्चा, we found the dead body. We could not solve the case till now. So that is definitely a setback or haunting thing. Then I handled this Godhra का जो main case है, railway burning वाला, 59 people died. I joined the investigation later, but when I visited, I saw इसमें ladies and children, they also got burnt and died, and some very ghastly pictures I could see. So that really impacted. Okay, इस तरह का, this crime has to be punished. That way, a lot of things. Then blast cases were there. अहमदाबाद ब्लास्ट केस. Ahmedabad. सर अहमदाबाद ब्लास्ट केस में तो टेररिस्ट उस समय फर्स्ट टाइम वी कुड expose the or detect the module of Indian मुजाहिदीन. पूरे केसेस पूरे ऑल ओवर इंडिया के खुल गए थे. बॉम्बे हो, हैदराबाद हो, जयपुर हो, बनारस, जौनपुर, दिल्ली. ये बाटला हाउस एनकाउंटर वाज फॉल आउट ऑफ दैट ओनली ना. So all these things we detected it and got open. सर क्या मतलब उस वक्त जैसे टेररिस्ट इन सब के बारे में हम सुनते रहते हैं, लेकिन व्हाट इज द साइकी बिहाइंड ऑल ऑफ दिस? मतलब हाँ, एक नॉर्मल आदमी सोचता है, अक्सर Psyche- उसके दिमाग में आता है कि ये रैशनल बात समझ क्यों नहीं पा रहे. Indoctrination, radicalization. पढ़े लिखे लोग भी. पढ़े लिखे डॉक्टर था, the mastermind was a doctor. I'm sorry, you are also a doctor. लेकिन So there are many doctors. but the mastermind of the Indian Mujahideen network was a doctor. नहीं तो सर मतलब जैसे आप पढ़े लिखे किसी से लोग, मिले? इंजीनियर, डॉक्टर, दे आर indoctrinated on the net. ये जो एक्सट्रीमिज्म या फंडामेंटलिज्म की थिंकिंग है, उससे जिहादी जो ये ट्रेनिंग है उसकी, तो ऑनलाइन भी बहुत से लोग इंडॉक्ट्रिनेटेड हो जाते हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट है, फैक्ट है, इट्स अ रियलिटी.
तो कैसे अलग से कैसे पता चला आपको, कैसे, मतलब ऑफ कोर्स ऑपरेशन तो आप नहीं बताओगे, नहीं लेकिन कुछ नहीं, इट्स ऑल अगेन द सेम पुलिस इंस्टिंक्ट. I picked up few guys, so 5, I think 26th जुलाई को हुआ था अहमदाबाद में ब्लास्ट. और सूरत में भी बॉम्ब प्लांट हुए थे 29 प्लेसेस में, बट दे डिडंट गो ऑफ. आई वाज इन बड़ौदा. माय होम सेक्रेटरी आस्क्ड मी कि तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं हुआ. आई टोल्ड हिम कि सर जो अहमदाबाद सिटी में लास्ट ब्लास्ट हुआ जिसमें कार में बॉम्ब एक्सप्लोड किया था, दैट उसमें जो नंबर प्लेट थी फेक थी, बट इट हैड GJ6, दैट इज बड़ौदा. और सूरत में जो बॉम्ब प्लांट किए गए थे और जो एक्सप्लोजिव जिस पेपर में रैप किया था, इट वाज बड़ौदा डेट लाइन. मैंने कहा माई हंच से दैट बड़ौदा इज द सेंटर ऑफ कॉन्स्पिरेसी. सो दैट इज माई इंस्टिंक्ट. And that is why the blast did not take place in Baroda, it took place in these अदर two टू places. सिटीज. हाँ तो ठीक है, ट्राई करो, इन्वेस्टिगेट करो. हाँ. तो by 1st of August we had detected everything. हंच, वो जो आप बोलते हैं ना कि इंस्टिंक्ट. instinct, we picked up 4-5 people, interrogated them, and they revealed everything. सर ऐसे ऐसे कैसे, मतलब नहीं, उसका भी बैकग्राउंड है, बट आई विल हाँ. नॉट बी एबल टू टेल यू द बैकग्राउंड. That is why those people were identified. Okay. And what is behind that, there is a reason for it. हाँ. It's a long story, इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, but we identified कि ये लड़के हैं because we felt कि इसमें सिमी का रोल होगा. सिमी का एक्टिविस्ट जो थे उनसे एफिलिएटेड वो स्टूडेंट्स थे. दे वर MS यूनिवर्सिटी में, दे वर स्टूडेंट्स. We picked them up, we interrogated them, they revealed everything. सर पर इंटेरोगेशन करते समय वो बता क्यों देते हैं, मतलब वो तो इंटरोगेशन जनरली में एक एक तो एक डर वो होता रहता है, डरते हैं, पुलिस का डर रहता है. प्लस when you are in a position of authority, if you ask somebody, you are at an advantage ना. हाँ. You can ask, and मैंने आज तक नहीं देखा. मैं तो within an hour I can break a person to tell the truth. ये जो क्वेश्चन का तरीका होता है, पूछना, जानना, उसके बाद it comes with your Experience. experience. ऐसा कोई हाई फाई नहीं है, बट यू कैन मेक आउट अ पर्सन इज टेलिंग लाइज. उसको कभी धमकाना, कभी पुचकारना, ऑल दोस कि टेक्निक्स हाँ ऐसा कर देंगे ऐसा. नहीं, नॉट, नो फिजिकल वायलेंस. हाँ. Without doing that, I can break a person in an hour's Psychologically. time. But उसके लिए आपको तैयारी भी करनी पड़ती है. You should know about the background of the person, family, everything, so that you can cross question him, judge him, check him. सीधे सीधे कोई नहीं बताता. सीधे सीधे कैसे बताएंगे. Welcome, sir. So my question is, you were talking about the Godhra incident that happened. So one of the most debated part of that incident is that there was an SOP that was not followed. That the victims' dead bodies were not taken to the civil hospital, which I had read somewhere, and they were taken to Ahmedabad directly. So such kind of decisions, what do they make an impact on the communal violence, and how it becomes difficult for police to handle such incidents? Godhra is a very small place, the district headquarters. This incident took place at the Godhra railway station. It's a little bit away from there, in which 59 people died. 58 died on the spot, 1 in the hospital. And a lot of people were injured. So injured were treated in Godhra. Dead bodies, for the sake of post-mortem, they were taken to civil hospital in Ahmedabad. Okay. All of them belong to Ahmedabad, ऐसी बात भी नहीं है. They must be from other places in Gujarat. So in civil hospital,
Ahmedabad. The bodies were taken, postmortem was done, and then their relatives took away the bodies. So it is not correct to say that the SOP was not followed. It followed it correctly. There is nothing wrong in that. Thank you, sir. So I have one more question. Like अभी हम जैसे बहुत सारी uniformed forces और भी होती हैं, like army is there, the other forces are there. We find that at times पुलिस को देख के लोगों के अंदर एक fear generate होता है. तो वो trust deficit क्यों है? मतलब पुलिस को देख के घबराते क्यों हैं लोग पुलिस के पास जाने से? हिस्टोरिकल रीजन है. एक तो पुलिस right from the beginning, if you read the history, I think modern day police came into being after 1857, first war of independence. 1861 में police act came into being. At that time police was used as part of government to collect the revenue by hook or by crook. Okay, so for that they were allowed to use any type of methods. Okay, so the Britishers taught us the what do you call it, illegal part of behavior. Then we continued till 1947 like that. Lot of agitations, freedom movement took place, and it was suppressed with forceful intervention of the force of the police. So historically the image of police is like that. Now come to the psychological aspect of it. Hello, sir. Yes, sir. Just a psychological part. I'll just tell you, when you were a kid and you were crying or not going to school or not taking your food, your parents, what they used to tell you? सो जाओ नहीं तो ये अभी पुलिस पकड़ के ले जाएगी. पुलिस पकड़ के ले जाएगी. हाँ, ये हाँ. तो So you grow up with that psychology that police is not right. So that psychology is there. So even if the police does something good, that sense of fear or awe is there. I'm not defending police. The behavior of police is also bad. No doubt about it. But both the things taken together, and it's very difficult to create a good image of police. And why the image is poorer as compared to the other uniformed forces? Because day to day the police is dealing with the masses, with the public. They are coming into contact with the cutting edge level. So that is why this image is there. Thank you, sir. सब perks and privileges दोनों ही हाँ, ये भी है. मतलब डर तो लगता है, लेकिन Respect नहीं, because you बहुत see respect भी everything, है. whatever happens, first responder is police. You remember police. आपके घर में अगर आपको झगड़ा हो रहा है हस्बैंड हाँ. वाइफ में, तब भी पुलिस बुला लेंगे. हाँ. अगर ऐसा हुआ कि कोई हॉस्पिटल में जाना है, हाँ. instead of asking the doctor to assist, you seek the help of the police to assist. तो कोई भी काम आपका, ट्रेन छूट रही है या कहीं कुछ हो गया तो पुलिस से पूछ लो, पुलिस कर देगी. फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट पुलिस. रिस्पॉन्डर. ऐसे कहते हैं, पुलिस का डंडा हर जगह चलता है. कोर्ट को भी अल्टीमेटली अगर इम्प्लीमेंटेशन चाहिए तो पुलिस चाहिए. एडमिनिस्ट्रेशन को भी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए तो पुलिस ही चाहिए. सो इट्स वेरी सेंट्रल. यस. Hello, sir. So you have had a very long and great career. So was there any case that you remember where you had that dilemma of personal emotion and professionalism, where you thought that I'm confused right now at this state, what to do? Any that kind of interesting case? नहीं, डिलेमा तो नहीं था, बट आई डेफिनेटली टुक sometimes a decision in for the good of the
accused also. I'll tell you one very interesting story. This Asaram Bapu Narayan Sai case I investigated. तो investigation में one girl, very young, 21-22 years, she was figuring as an accused. तो उसको arrest किया था. Interrogated her. तो she was a very bright girl. तो interrogation के time में उसने बोला कि I am preparing for the civil services and comes from a very good family. And उसका रोल बड़ा पेरिफेरल था, ऐसा नहीं था कि she was directly involved. My DCP, she was also a lady officer. तो she came कि सर ऐसा ऐसा है and she is a bright girl, so can something be done to help her? हमने कहा पहले उससे बुलाओ, बात करते हैं. तो बात I also spoke to her. I could find. तो हमने पूछा कि why did you join this particular ashram instead of preparing for the civil service? उसने बोला मेरे पेरेंट्स गरीब हैं तो अर्निंग हो जाती, इसकी वजह से शी इज फ्रॉम दिल्ली ऑन. तो then I told her कि ठीक है, इसको take her as a competent witness, don't treat her as an accused, and you file the charge sheet accordingly. That freedom is with the police. To prove a case against the main accused, you can take even accomplice as a competent witness. तो किया हम लोगों ने, and she was granted bail. So when I came to CBI in 2016, I got a call from the DCP कि सर वो लड़की आपसे मिलना चाहती है. मैंने कहा क्या हो गया? बोले सर she has become an IFS officer, foreign service officer. Wow. तो अपने फादर और ब्रदर के साथ आई मिलने. बोली आपने अगर उस समय डिसीजन नहीं लिया होता, I would not have become the IFS officer. So these type of decisions you take during the course of lot many things So we have done. this calls for an applause. She is now married, well settled, and she is in some embassy abroad. So like that you do good also to the society while carrying out your duties. So एक दो कहानियां और सुना दो ऐसी. अब नहीं मैं निकलूंगा because सर आई हैव वन मोर क्वेश्चन सर. अरे उसका एक रह गया भाई, वो कहेगी मेरे को क्यों छोड़ दिया. हाँ सर पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में हम सबने बहुत सुना है, तो आई वुड रियली वांट टू नो हाउ डिड यू अप्रोच पुलिस रिफॉर्म्स एंड इंटरनल अकाउंटेबिलिटी इन द फोर्सेस. lot of internal accountability now because we have the internal vigilance unit in all the police forces. We are open, and now this public grievances, police grievances, everything is there. Committees are there, outside members are there, and the district SPs or the police commissioners or the DGs, we are very much clear that to maintain the discipline, we have to look after the conduct also and have to uphold the best conduct in the force. So any complaint of misbehavior or corruption, we take it very seriously. Now this is one side of the police reform, and the other side is that how to improve the functioning of the police force by modernizing it. So training programs, increased resources, manpower also comes under resources, but logistics, good vehicles, equipment, Technology. forensic technology, everything. So we are doing that and empowering the police force. Like that, lot of things are going on. I think there's a lot of improvement from the time I joined and the time I left. There's a vast difference in the police force. Now more and more educated people are coming, joining at the lower level. Even graduates, postgraduates are constables. Earlier 10th pass or 11th pass people were there. So that qualitative difference is also there. And living conditions have improved. There are a lot of welfare measures the government has undertaken. So overall improvement is there, but it's a long way to go. So we'll finish it. You have an important question?
पूछ लो कोई सर दिक्कत जब आप सूरत में पोस्टेड थे, जब आपने सूरत की कमान संभाली थी, तो सूरत इंडिया के सबसे सेफेस्ट सिटी में था उस समय, मैंने कहीं पढ़ा था ये। और जब आप दिल्ली में आए तो दिल्ली उस तरह की नहीं बन पाई। तो सर मेरा एक और क्वेश्चन है जो इंटरलिंक्ड है सर। मैंने कहीं और पढ़ा था कि आपके एक क्लोज एड ने ऐसा कहा कि जब आप दिल्ली में आए थे तो दिल्ली में आपने वैसा कॉन्टेक्ट्स नहीं बना पाया जैसा कि आपने गुजरात में बनाए थे। आप मोस्टली गुजरात वाले कॉन्टेक्ट्स पर ही डिपेंड रहते थे या कुछ ऐसा कुछ। तो सर नहीं, क्या ये वो तो बिल्कुल गलत बात। आप पुलिसिंग के लिए कॉन्टैक्ट्स की जरूरत नहीं होती है। आपको पुलिसिंग, जैसे इफ आई एम द लीडर ऑफ द फोर्स, आई हैव टू गेट द वर्क डन फ्रॉम माय फोर्स, नॉट थ्रू माय कॉन्टैक्ट्स, नंबर 1। नंबर 2, पुलिसिंग जो सूरत में किया, जो यहाँ किया, सूरत में आई वाज पुलिस कमिश्नर फॉर 5 years. I was here only for 1 year, and whatever I could do in 1 year's time. किसी भी सिस्टम को चेंज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, देयर हैज टू बी सम जेस्टेशन पीरियड। और सिस्टम जब इम्प्रूव करते हैं, देन यू हैव टू रिव्यू, मॉनिटर द चेंज फॉर अ लॉन्गर टाइम, Yes. सो दैट इट स्टेबलाइजेस। वो 1 साल में मैं क्या करूँगा बताओ? It's very difficult. I Very, retired in 1 year's time, so I could not do much, but I definitely tried to do whatever major changes I can do. I had done it. So you did so exceptionally well that hopes of the people, they were heightened to another level. कि 1 साल में भी चमत्कार हो जाएगा जैसे. And sir, we will finish it with, so there are a lot of aspirants who would want to listen to you. जैसे आपने बताया, you started early your preparation in your school time, college time, you were preparing so you could clear in your first attempt. Yes. That's such a big thing. और अब, as you have been into services for so long, any advice you would like to give to the aspirants regarding their preparation, regarding their life after service? Preparation के time one has to be very focused. इधर उधर भागेंगे तो नहीं होगा. If you are preparing for the general studies, so the concept is you should know everything under the sun, but it's not possible. So you see last 10 years, 15 years straight, PYQs. and then prepare accordingly. Then if you qualify for the interviews and how to prepare for the interviews, that is also very specific. Like, one should be very careful that not the UPSC boards, most of the retired civil servants are there, and some educationists and other people are also there. But since civil servants, old civil servants are there, they want a different type, a particular type of personality to be seen in the interview. Personality में भी physical appearance कैसा है, psychologically how you are handling, all those things matter. Very nitty-gritties are there. And once you qualify in the service, my advice is that please don't go after the money. Most of the people, they join service, I'm sorry to say this, they join service to make money. And there they falter. Then they have to do all sorts of wrong things to be on the right side of the political class, and then they falter. So Then you I cannot. always suggest to the students that if you are really after money, don't come to civil services. There are perfectly very well avenues, good avenues in No, private they sector. come with the very clear cut focus that in 10 years time I will earn this much of money. I am telling you, I have handled so many young officers, but I was amazed to see, and they never grew in this service. Very few who are not oriented like that, they had grown and they have earned a lot of good reputation. So मुझे ऐसा लगता है ultimately even whoever is at the top, they will ultimately find a person who can do the job. Even a politician, say minister, he will not
to like to work with an nincompoop, na? हाँ, He wants or she wants an efficient officer. efficient officer. But efficiency and effectiveness, these are the two things one should understand. But people are more understanding the setting and settlement and all those things. So that is not correct. Yes, And that brings a bad name to the to service the also. institution itself. Thank you so much, sir. It Thank was you. such a insightful session, sir. Thank you. Thank you. Thank you.